का संक्रमण कर लेंगे। एक बहुत ही, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि सिंधु नगरगाड़ी सभ्यता से उठाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तुरंत इसी क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे। अब हम आते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सिंधु सभ्यता लिखा हुआ है। अब सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि सिंधु सभ्यता को किस और नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता को सबसे पहले तो हम एक हड़प्पा सभ्यता जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जो कि इसका एक चर्चित नाम है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के भी नाम जानते हैं। अब हम समझते हैं कि सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु एक नदी का नाम है, जो कि उस वक्त में एक सबसे महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी। समझ रहे हैं? और चूंकि इस नदी के किनारे ज़्यादातर महत्वपूर्ण नगर बसे हुए थे, इसकी वजह से इस सभ्यता का नाम हम क्या समझते हैं? सिंधु सभ्यता समझते हैं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहने का आशय ये है कि सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। और चूंकि जितनी भी सभ्यताएं आज तक रही हैं, जो सबसे पहला नगर खोजा जाता है उसी सभ्यता के नाम को, उसी नगर के नाम को सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके अलावा हम क्या कहते हैं इनको? हड़प्पा सभ्यता के अलावा हम क्या कहते हैं इनको? आप समझ सकते हैं इस बात को कि हड़प्पा सभ्यता के अलावा हम इसको क्या कहते हैं? आप में से किसी को इसकी जानकारी है? इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वक्त के लोगों को लौह या फिर किसी अन्य धातुओं के बारे में बहुत कम जानकारी, लौह की तो कोई जानकारी थी ही नहीं उनको। इसके अलावा वो कांस्य इत्यादि का उपयोग करते थे, लेकिन धातुओं में लौह की जानकारी थी। बहुतायत ये क्या करते थे? कांस्य का कांस्य मतलब तांबे का प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ऐसी सभ्यता जहाँ पर कांस्य का ज्यादा उपयोग, कांस्य दो अलग अलग चीजें हैं। कांस्य का जहाँ, तांबे का जहाँ अधिक उपयोग होता है, तो इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सभ्यता का काल क्या था, किस वक्त में सभ्यता अस्तित्व में थी। तो जैसा आप समझते हैं, हर सभ्यता के बारे में जो एंशिएंट में जिस समय में आपके बारे में कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिलता, या आपको लिखा हुआ न मिल पाता हो, वहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। और उसमें सबसे अच्छा तरीका है जो कार्बन डेटिंग के आधार पर, जो हमारे यहाँ जैसे कोई वस्तु मिल गई, उसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार आप अगर उसकी आयु की गणना करते हैं, तो उस आयु की गणना करने में जो सबसे विश्वसनीय तरीका है वो है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग के आधार पर हमको क्या पता चलता है? कार्बन डेटिंग के आधार पर हमको पता चलता है कि ये सभ्यता 2350 BC से 1750 BC तक, 2350 BC से 1750 BC तक ये सभ्यता क्या थी? अस्तित्व में थी। इसके अलावा और भी लोगों ने बताया है, और भी विद्वानों ने बताया है कि सभ्यता कब कब अस्तित्व में रही। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जॉन मार्शल कौन है? जॉन मार्शल एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। इनका नाम, इन्होंने बताया कि सभ्यता 3250 BC से लेकर के 2750 BC तक थी। 2750 BC तक अस्तित्व में, 2750 BC तक अस्तित्व में थी। इसके अलावा एक विद्वान रहे, एक इतिहासकार है, उनका नाम रहा है मार्टिन व्हीलर। क्या नाम है? मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर के अनुसार यह सभ्यता कब अस्तित्व में थी? 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक। 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक अस्तित्व में थी। कब से थी? 2500 BC से लेकर 1500 BC। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस सभ्यता क्या क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। इसके अलावा हम बता दें आपको कि इसको हमारे यहाँ ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इस सभ्यता में भी सभ्यता का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में भी वहाँ भी इसको कहा गया है हरियूपिया। कहाँ कहा गया? ऋग्वेद में कहा गया। इसको आप नोट कर लें, किताबों में बहुत कम मिलता है, और सामान्य यूट्यूब पे आप सर्च करें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को बता पाएंगे कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता क्या कहा गया? हरियूपिया कहा गया। इसको आप निश्चित तौर पर नोट कर लें। आप बड़े लेवल की कोई परीक्षा दे रहे हैं
जैसे पीसीसी इत्यादि की कोई परीक्षाएं दे रहे तो वहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखिए इसकी कार्यकाल, इसके अस्तित्व के काल के संबंध में अगर आप देखें, सबसे विश्वसनीय हमने क्या माना 2350, क्योंकि 2350 BC से 1750 BC को माना। उसके पीछे कारण ये है, आप देखेंगे जहाँ मार्शल ने कहा 3250 से 2750, मार्टिन मिलर ने कहा 2550 से 1550। आप देखेंगे तो औसत मतलब समझते हैं ना कि अगर कार्बन डेटिंग को मान मध्य में ये है, मध्य में ये मान लिया जाता है कि लगभग यही सभ्यता होगी। अब आप देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में आपको इतनी जानकारी होगी। अब हम इसको देखते हैं विस्तार कहाँ सकता है, कहाँ इसका विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उस जमाने में जब इसकी खोज हुई थी उस वक्त सब भारत था, भारत मतलब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए हम मानते हैं भारत और अफगानिस्तान में। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम क्या कहेंगे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम देखते हैं, क्योंकि भारत के बारे में हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इसकी वजह से हम सबसे पहले अफगानिस्तान को देख लेते हैं। अफगानिस्तान में कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर हैं, तो आप देखेंगे अफगानिस्तान में 2 महत्वपूर्ण नगर हैं। अफगानिस्तान में 2 महत्वपूर्ण नगर हैं, एक तो सुर्तगोई, क्या है सुर्तगोई, दूसरा कौन है मुंडीगार, क्या है मुंडीगार। यहाँ से आप बस 2 नाम याद कर लें अफगानिस्तान से, बाकी इसके अलावा कोई और प्रश्न पूछा नहीं। जैसे बहुत अंदर से अगर प्रश्न उठा तब इन प्रश्नों को उठाएगा, अन्यथा अफगानिस्तान के प्राप्त होने वाले जो नगर हैं उनसे क्वेश्चन शायद ही उठाए, लेकिन फिर भी आप जनरल जानकारी के इसको आप अपने पास नोट कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे पहले हम लोग बालाकोट याद कर लेते हैं। बालाकोट याद है आपको, कोई एयर स्ट्राइक है ना, बालाकोट याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बालाकोट याद कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम याद कर लेते हैं सुटका गेंडोर, क्या याद कर लेते हैं, सुटका गेंडोर। अच्छा इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम आ रही है हमको लग रहा है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे पहला नगर हमने क्या नोट किया था, बालाकोट। यहाँ से प्रश्न कम आते हैं क्योंकि बालाकोट हमारे लिए महत्वपूर्ण, इसलिए हमने इसको याद कर लिया। दूसरा नगर क्या आप याद कर लेते हैं, मोहनजोदाड़ो। तीसरा क्या है, हड़प्पा। चौथा क्या है, सुट्टा गेंडोर। इसको आप नोट करेंगे, सुट्टा गेंडोर विशेष तौर पर याद कर लेंगे। सुट्टा गेंडोर याद करने के पीछे कारण क्या है, सुट्टा गेंडोर में सबसे पश्चिमी शहर है इस सभ्यता का, सबसे पश्चिमी शहर। समझ में आ रही बात, सबसे पश्चिमी शहर है ये, क्या है, सबसे पश्चिमी शहर है इसका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर सुटका गेंडोर। पांचवा याद कर लेते हैं हम लोग मेहरगढ़। पांचवा याद कर लेते हैं क्या, मेहरगढ़। छठवां याद कर लेते हैं कोटदीजी। उसके बाद याद कर लेते हैं चनमुदड़ो याद कर लेते हैं। एक और नाम है, एक और नाम याद करने के पीछे क्या है कि पाकिस्तान क्या है, बहुत ही जलील राष्ट्र, क्या है, बहुत जलील राष्ट्र। एक और नाम हम लोग याद कर लेते हैं, जलील। समझ में आई बात। तो अब इतने नाम हमको याद हो गए पाकिस्तान के अंदर बालाकोट, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सुट्टा गेंडोर, जो कि सबसे पश्चिमी शहर है इस सभ्यता का, मेहरगढ़, कोटदीजी, चनमुदड़ो, जलील। समझ में आई बात।
अब हम देखते हैं भारत में प्राप्त होने वाले जो शहर है। आप इसको नोट कर लिया होगा, हम आशा करते हैं आप इसको नोट करते चलेंगे, थोड़ा बहुत आप नोट करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और पता चला कि आपने थोड़ी देर बाद इसको मिस कर दिया तो ये चीज़ें निकल जाती हैं दिमाग से। अब आप आते हैं कहाँ, भारत पे आते हैं। भारत पे आते हैं, भारत समझते हैं ना, हमारा प्यारा भारत। भारत पे आते हैं। अब भारत में सबसे पहले देखेंगे, हम उत्तर प्रदेश के हैं। हम कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप सबसे पहला नाम आलमगीर को रखें, याद कर लेंगे, आलमगीर। ये मेरठ के पास पड़ता है। कहाँ है, मेरठ के पास है। और इस सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी शहर है। कौन है, सबसे पूर्वी शहर है। क्या है, सबसे पूर्वी शहर है आलमगीरपुर। इसके बाद आप याद करेंगे बड़ा गांव। बड़ा गांव, बड़ा गांव याद कर लिया आपने। क्या याद कर लिया आपने, बड़ा गांव याद कर लिया। बड़ा गांव याद कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या, और अगला कौन सा याद करेंगे आप, हुलास। हुलास याद कर लिया आपने, हुलास। ये दोनों शहर कहाँ है, सहारनपुर के पास, सहारनपुर के पास। ठीक है, सहारनपुर का, सहारनपुर जनपद के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के में कौन कौन याद कर लेंगे, आलमगीर। आलमगीर तो लिखा है हमने, आलमगीर। ठीक है, बड़ा गांव और हुलास। इसके अलावा आप महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में दायमाबाद। दायमाबाद क्या है, दायमाबाद। अब दायमाबाद जो है ना, इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित था। सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन सा शहर है, दायमाबाद। क्या है, आप सबसे लिख देंगे दक्षिणी। इसके अलावा हम जम्मू कश्मीर आ जाते हैं। अपना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसमें क्या है, मांडा। मांडा, मांडा का सबसे उत्तरी है, समझ रहे हैं। इस सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी भाग में स्थित शहर का क्या नाम था, मांडा। ये क्या है, सबसे उत्तरी है। ठीक है, अब आप अभी हमने पीछे बताया था पाकिस्तान में क्या था, सिक्का गंदौर था, क्योंकि सबसे पश्चिमी भाग में था। अब इसको हम एक फ्रेम में ले आएंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। और याद होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये पूछा जाता है सीधे सीधे कि सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित कौन सा शहर था, सबसे पूर्वी भाग में कौन था, सबसे उत्तरी भाग में कौन था और सबसे पश्चिमी भाग में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब। पंजाब, पंजाब में क्या है, रोपड़। पंजाब में क्या है, रोपड़। हरियाणा आ जाते हैं। पंजाब में एक बात मतलब कई सारे शहर प्राप्त हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रोपड़। रोपड़ में याद कर लेते हैं। हम आ जाते हैं हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा सबसे पहले हम याद कर लेते हैं राखीगढ़। क्या है, राखीगढ़। राखीगढ़ी को आपने याद कर लिया। इसके अलावा क्या है, कुड़ाल। कुड़ाल याद हो जाएगा। राखीगढ़ी याद कर लेते हैं, कुड़ाल याद कर लेते हैं, हिसार याद कर लेते हैं। हिसार को आप याद है, हिसार, हिसार जो याद कर लेंगे आप। हिसार के अलावा आप कौन सा एक जनपद याद कर लेंगे, एक बनावली। बनावली एक स्थान का नाम है, बनावली। बनावली याद कर लीजिए। अब हम आते हैं गुजरात में। कहाँ आते हैं, गुजरात। दिखाई दे रहा है ना, हाँ, गुजरात। अब हमको करना क्या, हमको ये देखना है गुजरात में कौन कौन से शहर स्थित। गुजरात में सबसे पहले तो हम लोथल याद कर लेते हैं। लोथल एक महत्वपूर्ण शहर था और ये क्या था, ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। यहाँ से अक्सर व्यापार होते थे फारस इत्यादि से। ठीक है, आज फारस इत्यादि की वो मोहरे याद में मिली, समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले लोथल याद कर लीजिए, बंदरगाह हुआ करता है। लोथल हो गया। लोथल के बाद आप क्या याद करेंगे, रंगपुर। रंगपुर, आपने रंगपुर याद कर लिया। एक शहर है सुरकोतदा। सुरकोतदा, आप सुक्का गेंदोर और सुरकोतदा में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है,
तो आप याद रखेंगे, इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। सुरकोतला गुजरात में है और सुक्का गेंडो पाकिस्तान में है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सुक्का गेंडो कहाँ है? पाकिस्तान में है। सुरकोतला कहाँ है? भारतीय गुजरात में, गुजरात राज्य में। इसके अलावा आप एक और नाम याद करेंगे, देसल। देसल, ठीक है, क्या याद करेंगे? देसल। अगर आपने देसल को याद कर लिया तो आप लगभग भारत में पाए जाने वाले लगभग सारे के सारे महत्वपूर्ण शहरों को याद कर लिया। अब आप देख लें, उत्तर प्रदेश में क्या है? आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ के पास है। कहाँ है? मेरठ के पास है। समझ में आई बात? ये जो कि सबसे पूर्वी शहर था इस सभ्यता का। बड़ा गांव, उल्लास, ये दोनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही। और कहाँ है? सहारनपुर के पास है। समझ में आई बात? सहारनपुर के पास। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में क्या है? दायमाबाद, जो सबसे दक्षिणी शहर था। जम्मू कश्मीर मांडा, जम्मू कश्मीर क्या है? मांडा है, सबसे उत्तरी शहर था। पंजाब में रोपड़, हरियाणा में राखीगढ़ी, कुड़ाल, हिसार, बनावली। गुजरात में लोथल, रंगपुर, सुरकोतला और देसल। समझ आएगा? इसको हम मिटाते हैं। अब इसको हम एक फ्रेम में ये कर देते हैं, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी। इसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं। आप उसको स्क्रीनशॉट में या कहीं नोट कर लें, ताकि क्योंकि यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और अगर इन शहरों की स्थिति से उठाए जाएंगे तो सीधे सीधे यही उठाए जाएंगे, सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इसलिए इसको आप जरूर नोट करें। रब कर देते हैं, ठीक, समझ आई बात? इसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद ये क्या है? सबसे उत्तरी है, दक्षिणी है, ये क्या है? ईस्ट, वेस्ट। उत्तर में हमने क्या बताया था आपको? मांडा। मांडा, मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था, अपना जम्मू कश्मीर। सभी दक्षिण में हमने क्या बताया था? दायमाबाद। क्या बताया था? दायमाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, ये महाराष्ट्र में। पूर्वी सबसे कहाँ है? सबसे पूर्वी भाग याद है? आलमगीरपुर, हिंद नदी किनारे है, मेरठ के पास है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ के पास है, मेरठ, उत्तर प्रदेश। और सबसे पश्चिमी आप बताएंगे हमको? सुक्का गेंडोर, कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? सुक्का गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। अब आप देखें कि भाग पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी भाग जो शहर है वो कहाँ है? भारत में ही स्थित है। कहाँ? भारत में ही स्थित है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर इसका विस्तार कहाँ था? हमारे भारत में था, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था उस वक्त में। लेकिन फिर भी अब हम चला गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एकमात्र शहर जो सबसे पश्चिमी शहर है वो कहाँ है? पाकिस्तान का गेंडोर। इसको आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर उठाए जाते हैं सामान्यतः वनडे एग्जाम्स में। तो निश्चित तौर पर यहाँ से अगर शहरों से क्वेश्चन उठाए, उससे यहीं से क्वेश्चन उठाए और कहीं से उठाए जाएंगे। अगर आप किसी इत्यादि की परीक्षाएँ देते हैं तब वो कहीं और से उठाए जा सकते हैं। बाकी तो वनडे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों का अनुभव है, हम लोग काफ़ी दिनों तक एग्जाम, काफ़ी दिनों से कंपटीशन में रहे हैं और हम लोगों ने सिलेक्शन भी प्राप्त किया। बीसीएस की परीक्षाओं में भी काफ़ी अच्छा काम किया हम लोगों ने। बात दूसरी करने में ही, ठीक है। इसको आप देखें, इसको नोट, इसको जरूर नोट करें। अब हम ये समझ लेते हैं ना, क्योंकि शहरों के नाम के साथ साथ अगर हम देख रहे हैं तो हम थोड़ा सा ये नोट कर लेते हैं कि अच्छा, इसको तो हमने आपको बताया नहीं ना, किसने खोया था? नहीं बताया नहीं आपको। देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने किया था उसको। दयाराम साहनी ने इस शब्द उस वक्त क्या था? भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष, जिसको हम ASI कहते हैं, अध्यक्ष कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम।
वीरेंद्र कनिंघम। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता भी कहते हैं, जनक। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब तक लगभग अच्छा मान लीजिए देखिए इसकी खोज 1921 में हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। हम नोट कर लेते, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कितने शहर खोजे गए थे? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लगभग 40 शहर खोजे गए थे। कितने? स्वतंत्रता से पूर्व 40 शहर खोजे गए थे, समझ रहे हैं? स्वतंत्रता से पूर्व 40 शहर खोजे गए थे। स्वतंत्रता के बाद कितने शहर खोजे गए? 40 प्लस लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे। स्वतंत्रता के बाद में कितने खोजे गए? 1400 प्लस। ठीक है, वर्तमान में खोजे गए कुल शहरों की संख्या लगभग कितनी है? मतलब स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता से बाद में वर्तमान में कुल शहरों की संख्या कितनी है? 1500 लगभग 1500 के आसपास। अभी 1500 में सबसे अधिक कहाँ है? भारत में। भारत में कितने शहर लगभग खोजे गए हैं? इसलिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब में खोजे गए ना। हम भारत को नोट कर लेते हैं, 925 शहर, 925 प्लस शहर खोजे गए भारत में। इसको हम नोट कर लेंगे। ये ओवरव्यू है, किसी परीक्षाओं में शायद ही पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए इसको हम नोट कर लेते हैं। इसको जरूर आप भी नोट कर लें, क्योंकि आप इनकी जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब खोजा गया और किसने खोजा, ये पूछा जाता है। बाकी इसको अगर आप नोट कर ले अपनी जानकारी तो ठीक है, बाकी आज न हो तो भी कोई बात नहीं। इसका परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के अलावा अब इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि इसकी समकालीन सभ्यताएं क्या थी। समकालीन सभ्यता, भाई दुनिया में सिर्फ यही एक सभ्यता तो थी नहीं उस वक्त। 2 और सभ्यताएं थी। कितनी और सभ्यताएं थी? 2 और सभ्यताएं थी। उनमें कौन कौन सी सभ्यताएं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया समझते हैं? पोटामिया या सुमेरियन, सुमेरियन सभ्यता समझ रहे? ये इराक की शहरों, इराक के आसपास इसका विस्तार था। इराक समझते हैं ना? इराक के आसपास इसका विस्तार। ये किस नदी के किनारे थी? दजला फरात। कौन सी नदी थी? दजला फरात। कौन सी नदी थी आपको पता है? दजला फरात नदी के किनारे इसका विस्तार था। दजला फरात नदी के किनारे इसका विस्तार। इसके अलावा एक चीनी सभ्यता इस वक्त थी। चीनी सभ्यता का विस्तार ह्वांगहो नदी, वहाँ इसको पीली नदी के भी नाम से जानते हैं, और पीली नदी के नाम से जानते हैं। उसी के आसपास इस सभ्यता का विस्तार था चीन में। ठीक है, चीन की सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि चीनी सभ्यता का विस्तार ह्वांगहो नदी के आसपास था, जो कि इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है। कौन सी सभ्यता? चीनी सभ्यता। ह्वांगहो नदी, ह्वांगहो या पीली नदी के आसपास इसका विस्तार था। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ह्वांगहो नदी को चीन का सूप भी कहते हैं। चीन का सूप भी कहते हैं। जैसे बिहार का सूप किसे कहते हैं? कोसी को। ठीक है, वैसे चीन का सूप किस नदी कहते हैं? चीन का सूप हम कहते हैं ह्वांगहो नदी। इस नदी के आसपास एक सभ्यता स्थित थी। सभ्यता जो क्या थी? इसके समकालीन। अब ये देखते हैं कि मानता कौन कौन है। जैसे मानने वाले ये कहते हैं कि इस सभ्यता का जन्मदाता कौन रहा? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का जन्मदाता कुछ इतिहासकारों का मत है कि मेसोपोटामिया के लोग रहे। कुछ लोग कहते हैं चीन के लोग रहे। 2 विद्वानों का नाम हम नोट कर लेते हैं, जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। किस विद्वान ने ये माना है कि इस सभ्यता का जन्म सुमेरियन सभ्यता से हुआ, या मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ, या फिर किस विद्वान ने ये माना है कि इसका जन्म चीनी सभ्यता से हुआ? सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं कि मेसोपोटामिया से मानने वाले हम लगभग 1 या 2 इतिहासकारों का नाम याद करेंगे।
कि इसको कौन मानता है? एक तो जॉन मार्शल मानते हैं, जॉन मार्शल मानते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार जन्म मेसोपोटामिया के लोगों ने से हुआ। दूसरा क्रेमर मानते हैं, क्रेमर मानते हैं, क्या मानते हैं कि इस सभ्यता का जन्म किस नदी से हुआ? किस सभ्यता से हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ। समझ रहे? अब मतलब कि विदेशी, उनका ये मानना है कि इन विदेशी सभ्यताओं से इनका जन्म हुआ इस सभ्यता का, मतलब चीनी सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ। लेकिन हमारे कुछ विद्वानों का ये मत है कि उस वक्त में राजस्थान के आसपास एक संस्कृति के लोग रहते थे जिसका नाम था सोथी संस्कृति। क्या नाम था? सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति के लोग कहते हैं, लोग मानते हैं, मतलब कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि जो कहीं भारत मतलब विदेशों से इसकी उत्पत्ति नहीं, देशी उत्पत्ति थी। देशी मतलब अपने देश में इसकी उत्पत्ति थी, मतलब ये कहीं से नहीं लोग आए थे, ये लोग यहीं के थे, यहीं पे रहने वाले। सॉरी। अब विदेशी बारे में उसे देशी कौन कौन मानता है? देशी उत्पत्ति के बारे में कौन कौन मानता है? देशी उत्पत्ति के बारे में रोमिला थापर बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है। रोमिला थापर मानती है कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई? सोथी संस्कृति से हुई। किससे हुई थी? सोथी संस्कृति से हुई थी। किससे हुई थी? सोथी संस्कृति से हुई थी। इसके अलावा हेयर सर्विस मानते हैं कि इसकी संस्कृति बलूचिस्तान, के रहने वाले, बलूचिस्तान में रहने वाले एक संस्कृति के लोग थे जिसकी वजह से उनका विकास हुआ था। क्योंकि अब हम क्या मानते हैं, हम अपने आप समझने का प्रयास करते हैं कि हमको क्या मानना है कि किस संस्कृति के लोगों से इसका जन्म हुआ था सिंधु सभ्यता। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश ये करते हैं कि मेसोपोटामिया, मुख्यतः मेसोपोटामिया से हम इसकी कंपेरिजन कर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा यहाँ इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि बस जानकारी के लिए हमें लिखें। और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा से पहली बात, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? शहरी थी। ये क्या थी? ग्रामीण थी। समझ रहे हैं? इनका नगर विन्यास में समझ रहे हैं, नगरों के रखरखाव, नगरों के रहने की स्थिति क्या थी? एकदम व्यवस्थित था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में क्या था? ये अव्यवस्थित सभ्यता थी। अव्यवस्थित सभ्यता मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ये कोई किसी एक व्यवस्था में इनके शहर नहीं पाए गए। जैसी सभ्यता में क्या होता था, आपको नालियां मिलेगी, आपको दुर्ग मिलेंगे, सड़कें मिलेंगी। सड़कें ग्रिड पद्धति में थी। ग्रिड पद्धति समझते हैं? ग्रिड पद्धति में मतलब सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, जिसकी वजह से मान लीजिए एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ नहीं, ऐसे है। समझ रहे? ठीक है, ऐसे ऐसे। अब देखें, ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है। समझ रहे हैं? ये सड़क जा रही है। समझ रहे हैं? यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है। अब देखें सड़कों का विन्यास, सड़कें ऐसी जाती थी। समझ रहे हैं? सड़कें हमेशा क्या होती थी? सड़क की तरफ नहीं, ऐसे। यहाँ पे क्या था? कहीं घर बसे हुए हैं, ऐसे कहीं भी घर बसे हुए हैं। अव्यवस्थित सभ्यता थी। एक तो ये शहरी थी, ग्रामीण थी। ऐसा कहाँ हो सकता है कि मतलब वहाँ से शहर में रहते थे, यहाँ गाँव में रहने लगे। मतलब ग्रामीण वहाँ अव्यवस्थित रहते थे, यहाँ व्यवस्थित रहने लगे। ये दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं। हम मानते हैं कि हमारी सिंधु सभ्यता यही भी सभ्यता थी, कहीं और से इसका जन्म नहीं हुआ था। ये मेंस का विषय है, अगर आप कहीं ऊपर
बीसीसी की परीक्षाएं देती तो मेंस में पूछा जाता है कंपेयर करते हुए, तब बाकी तो अगर आपको वनडे एग्जाम्स में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप उसकी समझ सकते हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठाए जाते हैं कि किस जगह से क्या मिला, इसको हम छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसको आप एक या दो बार देख लेंगे, अगर एक या दो बार क्या करेंगे, एक या दो बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, हम एक लाइन लिखते हैं, ठीक, एक लाइन लिखते हैं, आप उसको लिखेंगे, कई बार याद करें, कई बार दोहराएंगे और उसके बाद ठीक है देखते हैं। हम लिखेंगे जब जब गोली चली, ठीक है, जब गोली चली। चूंकि हमने शहरों के नाम आपको पहले इसलिए बता दिए थे ताकि जब हम यहाँ शहरों के नाम लिखें तो आपको शहरों के बारे में पहचानने में दिक्कत ना हो। हम आशा करते हैं आपको शहरों के नाम याद होंगे, याद हुए होंगे, नहीं भी याद होंगे तो आप इस वीडियो कई बार देखेंगे तो आपको शहरों के नाम याद हो जाएंगे। अब आप देखते हैं जब, जब से क्या होता है, जौ, जौ कहाँ मिला, बनावली, ब से क्या है, बनावली, बनावली कहाँ है, हरियाणा, कहाँ है, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, दो से हम क्या याद करेंगे, गेहूं, गेहूं, गेहूं कहाँ मिला, री से रंगपुर, रंगपुर का है गुजरात में। ठीक, इसको आप याद रखिए, एक आध बार वीडियो भी याद हो जाए, बहुत आसान है। च से क्या है, चावल, चावल कहाँ मिला, लोथल, चावल कहाँ मिला, लोथल। अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्या होती है, चावल मिला हमको लोथल से, कहाँ मिला, चावल मिला लोथल से, चावल निकलता किससे, धान से, तो धान की भूसी हमको कहाँ मिली, धान की भूसी हमको मिली रंगपुर से। चावल यहाँ से चावल निकला, भूसी उड़ के आया, रंगपुर से क्या मिला, गेहूं भी मिला और धान की भूसी। इसको आप आपस में मिलाएंगे नहीं, मतलब चावल लोथल से मिला था, धान की भूसी कहाँ मिली थी, रंगपुर से। क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, चावल कहाँ से मिला, धान की भूसी कहाँ से, इसको आप याद करेंगे। इसको आप दो बार देखें, ये लाइन तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, है ना। इस लाइन को आप याद करें, चूँकि ट्रिक्स ऐसी बनाई जाती हैं कि आप उसे एक बार में पढ़ें तो याद हो जाए, उसके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं होता, आप उसको याद कर पाए, इसकी वजह से इस तरह की ट्रिक्स बनाई जाती है, इसको आप आसानी से याद करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको याद करते हैं। अब उसको देखते हैं कितना है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कम आलू मोहे, कम आलू मोहे। ठीक है, इसको हम याद करते हैं, कम आलू मोहे। इसके बाद क्या है, आम शाम, आम क्या है, कम आलू मोहे, आम शाम, पाम शाम, पाम शाम, और क्या है, हो जाएगा, कम आलू मोहे, आम शाम, पाम शाम, और क्या, शाम काम भाम। क्या है, कम आलू मोहे, आम शाम, पाम शाम, हाम शाम, हाम काम घाम। अब हम इसको अलग अलग लिखते हैं, कौन से, इसका क्या मतलब है, कौन से क्या मतलब है आपका, कौन से कांसे की नर्तकी। पहली बात हम ये समझ लें कि मौ जितने हैं इसमें, जितने मौ है उसका मतलब क्या है, मोहनजोदाड़ो, मौ मतलब मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, इसमें कौन से क्या है,
कांसे की नर्तकी। समझ आई बात? कम से क्या है, आप दिख पा रहा है क्या आपको? कांसे की नर्तकी कहाँ से है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। समझ में आएगा? अब आलू है, आलू मतलब क्या है? अग्निवेदियां। अग्निवेदियां कहाँ से प्राप्त हुई बेटा? लोथल से। ठीक है, कहाँ से व्याध प्राप्त हुई? अग्निवेदियां लोथल से प्राप्त हुई। अब मोही लिखा हुआ है, मोही का मतलब क्या है? मातृ देवी की मूर्ति। क्या है? मातृ देवी। कहाँ से मिली? वहां से हड़प्पा। समझ में आ रही बात? वहां से हड़प्पा। आम, आम का मतलब क्या है? आम समझ में आ रही बात क्या? आम का मतलब है अन्नागार। हमने आपको बताया जितने मोह है उस सबका मतलब क्या है? मोहनजोदाड़ो। जो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब शाम है, तो जितने हैं सबके अलग अलग मतलब है। सबके अलग अलग मतलब क्या है? अब हम देखते हैं। शाम से मतलब क्या है? शिव मूर्ति। क्योंकि शिव मूर्ति का मतलब ये कि शिव की मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, इसको हम क्या समझते हैं? शिव समझते हैं या पशुपति समझते हैं। यहाँ मोह का मतलब क्या है? मोहन जोदाड़ो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? पाम। पाम का मतलब क्या होता है? पुजारी। पुजारी की मूर्ति कहाँ से है? पुजारी की मूर्ति कहाँ से है? मोहन जोदाड़ो। अब हम देखिए ज्यादातर क्या है, मोहनजोदाड़ो से काफी चीजें प्राप्त हुई है हमको। कहाँ से क्या चीजें प्राप्त हुई बेटा? मोहनजोदाड़ो से काफी चीजें प्राप्त हुई। अब यहाँ शाम जो लिखा हुआ है, यहाँ से बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? और क्या हुआ है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। तो इसमें ज्यादातर मोहनजोदाड़ो में लगभग सारे प्राप्त होने वाली वस्तुएं आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे और भी स्थानों जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनको हम पीछे हट जाते हैं। आपका स्क्रीनशॉट नोट करते रहिएगा ठीक से, इसलिए कोई मिक्सअप ना करिएगा। समझ रहे हैं आप? मिक्सअप कोई आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हाम लिखा हुआ है। हाथी का एक क्या हुआ है बेटा? कपाल खंड प्राप्त हुआ है। कपाल खंड प्राप्त हुआ है। कहाँ? कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से क्या प्राप्त हुआ? हाथी का एक कपाल खंड प्राप्त हुआ है। अब देखें, यहाँ पे काम भी है और धाम भी है, यानी यहाँ से भी जो जो चीजें प्राप्त हुई है क्या है? वो भी है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। आप सबको जो एक बात देख लेंगे लगातार तो आपको ये याद हो जाएगा। आशा करते हैं आप उसको लिखेंगे वीडियो में। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे? इसको भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। अब कौन सी क्या है? कुंभकार। कुंभकार बोलते हैं ना, कुम्हार। कुम्हार की क्या है? कुम्हार बर्तन बनाता है, उसकी भट्टियां जो पकाता है क्या है? तो कुम्हार की 6 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। 6 भट्टियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा घोड़े का एक दांत प्राप्त हुआ। घोड़े के दांत कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। अब देखिए, घोड़ा उस वक्त बहुत अधिक उपयोग में नहीं था, लेकिन घोड़े की कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं। समझ में? कुछ चीजें और हम याद कर लेते हैं इसमें। ऊंट के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए बेटा? ऊंट आप समझ सकते हैं कि ऊंट जो है राजस्थान में ज्यादा पाए जाते हैं आज भी। और ऊंट राजस्थान का एक स्थान है, क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ? ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, इसको हम बाद में और दिखाएंगे क्योंकि कालीबंगा में अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों जो प्राप्त हो उसको दिखाएंगे। कालीबंगा से काली चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। काली चूड़ियां। इसके अलावा एक सुत्ता गेंडोर हमने आपको बताया था, गुजरात में एक स्थान है। सुकोत्ता। सुकोत्ता
सुरकोटता। सुरकोटता से क्या प्राप्त हुआ बेटा? घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। अब आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि घोड़े के दांत और घोड़े की अस्थियां। घोड़े के दांत कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। और घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई सुरकोटता से। कालीबंगा प्राप्त हुआ है, काली पूजा राजस्थान में। ना आप नोट कर लें, ना आप नोट करें तो हम बता दें कुछ महत्वपूर्ण शहर कहाँ कहाँ बसे हुए। फिर इस क्लास को हम बंद करते हैं। उसके बाद फिर हम आपको दोबारा से कोई और क्लास लेंगे। उसमें सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, 1-2 क्लास और लेंगे, इसमें सारी इससे जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। उसको आप नोट कर, आशा करते हैं आप उसको नोट कर लिए होंगे। अच्छा, मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। मम्मी को बहन को क्या कहते हैं? मौसी। मौसी क्या है? मोहनजोदड़ो। सी से क्या हो गया बेटा? सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध। चेक नहीं रहा है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। मौसी। मोहनजोदड़ो, जैसा कि हमने कहा है, आप इसको ध्यान देके आपको यही याद हो जाएगा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ था। अरे ठीक है, कोई कैसे भी पढ़े, हर आदमी को भी जीवन में क्या मिलता है? कभी न कभी अपनी स्थिति को बदलने का क्या मिलता है बेटा? चांस। क्या मिलता है? चांस। मौसी हमने ऊपर लिखा, फिर यहाँ लिखते हैं चांस। चंदूदड़ो, हमने शहरों के नाम आपके लिए पहले नोट करा दिए थे ताकि आपको शहरों के नाम जब हम लिखें तो आप अपरिचित न रहें। शहर से बेटा क्या होगा? सिंध। आप देखेंगे जितने बड़े और महत्वपूर्ण नगर हैं सबसे सिंध दिख रहा है स्थिति। समझ में आई बात? अब आप देखते हैं बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ स्थित है? अभी हम और भी नदियों के नाम बताएंगे, लेकिन सिंधु के पहले इकट्ठा कर लेते हैं। बीच बीच में कुछ और भी बता सकते हैं, ध्यान दिमाग में आने की बात पता। अब हम क्या बताएं आपको? जब आपको चोट लगती है तो क्या निकलती है? आलमगीर को। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? मेरठ के पास। कौन सी नदी है यहाँ? हिंडल। जब आप चोट लगती है तो क्या निकलता है? लो। ठीक है, समझ आएगा? आह निकलती है। अच्छा, एक बात बताएं, एक रंग होता है हरा। क्या होता है? हरा। कौन सी क्या होगा? हड़प्पा। रा से बेटा क्या होगा? रावी। हड़प्पा किस नदी किनारे था? रावी नदी किनारे। आप इसको आप एक बार देख ही रहेंगे ना, तो परीक्षाओं में दिखेगा तो आपको याद आएगा। मौसी, चांच, कोसी, हरा, बसंती। आपको शहरों के नाम आपको बस ध्यान आने चाहिए। आप उसको 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते ही बनते हैं। समझ में आएगा? अब आप देखते हैं आजकल क्या चल रही है? गर्मियाँ। गर्मियों में सड़कों के किनारे क्या मिल रहा है? गन्ने का रस। क्या मिल रहा है? रस। क्या मिल रहा है बेटा? रस। अब रस से आप क्या याद करेंगे? रस से आप याद करेंगे बेटा रोपड़। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ है पंजाब में। किस नदी किनारे है? सतलज। किस नदी किनारे बेटा? सतलज। जब होता है कोई गम तो लोग क्या पीते हैं आजकल? रम। पीजिएगा मत, बस याद करने की बात कर रहे हैं। रम। रम। रम से हम क्या याद करेंगे? रंग। रम से क्या याद करेंगे? रंग। रंग से क्या है? रंग। हम स्क्रीन के सामने से हट जाते हैं ताकि आप उसको ठीक से देख पाए। रंग तो किस नदी किनारे है? मादर। उसको आप कुछ और ना जोड़िए, मादर। मादर। समझ में आई बात? अब आप बताते हैं आपको, जब आदमी का बुरा दिन शुरू हो जाता है कभी कभी
कब? जब आदमी बहुत हो जाता है क्या? लोभ। लोभ से क्या होगा बेटा? लोथल। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे था ये? भोगवा नदी। इतना आप इसको नोट कर लें, फिर हम उसको आगे और उसको मिटा देते हैं, उसके बाद दोबारा आगे समझ आएगा? इतना इसको लिखें। हम आशा करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे ना? आप कितने लोग हैं उसमें? 3 लोग शादीशुदा भी होंगे? नहीं होंगे भाई, हो जाएंगे। ठीक है, हम याद करते हैं क्या? शुदा। शुदा से कोई एक शहर का नाम बताएं जो आपको ध्यान में आ रहा हो। सुक्का गेंडोर। किस नदी किनारे बेटा? दास। सुक्का गेंडोर कहाँ स्थित है? सुक्का गेंडोर वर्तमान में पाकिस्तान के पास चला गया, हमारे देश में नहीं, हमारा हिस्सा नहीं है। तो जरूरी नहीं है बहुत दिन तक ना हो सकता आ ही जाए। ठीक है, पाकिस्तान की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कोई टिक तो नहीं है लेकिन हम लिख लेते हैं। हमने कहा था ना बालाकोट, इसको आप भूलिएगा मत, पाकिस्तान तो कभी नहीं भूलेगा। बालाकोट किस नदी किनारे बेटा? बिंदार नदी किनारे। अच्छा, जो जिनके बाल नहीं होते हैं क्या वो कंघा करते हैं? नहीं करते हैं। कंघा उनके किसी काम का नहीं होता है। कंघा कैसे क्या होगा बेटा? कालीबंगा। कहाँ है ये? राजस्थान में। किस नदी किनारे था बेटा? घग्गर। किस नदी किनारे था? घग्गर। हम आशा करते उसको नोट कर लेंगे, समझाइएगा? अच्छा, एक चीज में छूट गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमने बताया था ना कितने शहर खोजे गए थे? 40 के आसपास खोजे गए थे। 40 से थोड़ा हो जाता। जब 40 शहर खोजे गए थे तो उस वक्त इसका था विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी कितना है? 1500 प्लस शहर खोजे जा चुके हैं। अभी इसका विस्तार कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ रहे? इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप विषय नहीं विषय इसको आप इतना देखें। आज क्लास को हम लोग यही रोकते हैं। बाकी आपको और चीज़ें बताई जाएंगी। एक आध क्लास और लेंगे, 1 क्लास या 2 क्लास और लेंगे, इसमें आपको पूरी की पूरी सिविल सभ्यता क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप 1-2 बार देखेंगे। बल्कि विशेष तौर पर जो ट्रिक्स बाद में हमने लिखाई हैं उसको आप जरूर देखेंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन सीधे वनडे एग्जाम्स में उठाए जाते हैं, पीछे प्रीवियस से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और भी ऐसी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी, आप चैनल बराबर बने रहें। बहुत धन्यवाद।